हाय एंड वेलकम टू बॉब स्मार्ट एकेडमी। मेरा नाम हरप्रीत सिंह है और आज हम पीएचपी को शुरू करते हैं। तो पीएचपी को शुरू करने से पहले आपको एच टी एम एल सी एस एस और जावास्क्रिप्ट आना चाहिए। मेरे बड़े सारे वीडियोस हैं। मेरे ये जो आप देख रहे हैं बॉब स्मार्ट एकेडमी का जो यूट्यूब चैनल है, उसके अंदर ये प्लेलिस्ट बनी हुई है प्लेलिस्ट। और एक प्लेलिस्ट है वेबसाइट डेवलपमेंट कोर्स, उसके अंदर सारे वीडियोस हैं एच टी एम एल के, सी एस एस के, जावास्क्रिप्ट के। आज हम पीएचपी शुरू कर रहे हैं, तो इसी के अंदर आप इसको ओपन कीजिए। तो सबसे पहले आपको HTML आना चाहिए, CSS और जावास्क्रिप्ट आना चाहिए, फिर ही आप इस PHP वीडियो को शुरू कीजिए। हम जो w3schools.com है, इसी को ही हम यूज़ कर रहे हैं। इसमें ही हमने HTML को पढ़ा था, CSS, जावास्क्रिप्ट, SQL भी पढ़ा है, पाइथन भी हमने शुरू किया था। ऐसे ही हम PHP को अब शुरू कर रहे हैं। देखिए, जैसे हमने पहले वीडियो में भी हमने बताया था, कुछ लैंग्वेजेस जो हैं वो फ्रंट एंड लैंग्वेज हैं। फ्रंट एंड का मतलब है जो आपके लैपटॉप में आता है। तो होता वेबसाइट डेवलपमेंट हम सारा सर्वर के ऊपर डालते हैं। तो सर्वर में हम डोमेन खरीदते हैं। डोमेन जैसे गो रेडी से या बिग रॉक से या किसी जो वेबसाइट होस्टिंग साइट्स हैं उनसे हम खरीदते हैं डोमेन, उनसे हम स्पेस भी लेते हैं। उस स्पेस के अंदर उसको हम अपने कोड को डाल देते हैं। जो हम सारा कोड HTML भी डाल देते हैं, CSS, जितना भी हमारा कोड है उसके अंदर डाल देते हैं। जब कोई उसे एक्सेस करता है, जैसे facebook.com एक्सेस किया या आपकी कोई वेबसाइट एक्सेस की, तो वो कुछ चीज़ें आपके कंप्यूटर पे आ जाती हैं और कुछ चीज़ें सर्वर पे रह जाती हैं। जो चीज़ें सर्वर पे रह जाती हैं उनको हम कहते हैं बैकएंड। जो चीज़ें आपके कंप्यूटर में आ जाती हैं उसको हम कहते हैं फ्रंट एंड। तो ये सर्वर स्क्रिप्टिंग भी कहा जाता है बैकएंड को, और जो फ्रंट एंड है उसको यूआई भी कहा जाता है, यूआई यूएक्स। तो जो चीज़ें आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाती हैं सर्वर से, वो है HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। और जो रह जाती हैं वो पीछे PHP रह जाता है, बैकएंड लैंग्वेज, सर्वर साइड लैंग्वेज, या पाइथन रह जाता है, एसक्यूएल डेटाबेस आपका रह जाता है। तो वो चीज़ें हम बैकएंड को हम कैसे कॉल करते हैं, हम जावास्क्रिप्ट से कॉल करते हैं या हम डायरेक्ट भी कॉल कर सकते हैं। तो आज हम PHP को शुरू करेंगे, PHP ट्यूटोरियल को। तो इधर जो इसने शुरू किया है वो कह रहा है PHP इज अ सर्वर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो वो सर्वर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का यही मतलब है जो हमारे कंप्यूटर में डाउनलोड नहीं होता, उस सर्वर पे ही रह जाता है, बैकएंड लैंग्वेज है। तो वो इंटरेक्ट करता है आपके डेटाबेस को, एसक्यूएल डेटाबेस को, और वो फिर हमें डेटा देता है या डेटा सेव करता है सर्वर के अंदर। तो ये एक PHP लैंग्वेज है। जो बड़े सारे और बैकएंड लैंग्वेजेस जैसे जावा हो गया, पाइथन हो गया, और बड़े सारे डॉट नेट हो गए, तो ये एक एक करके हम इनको पढ़ेंगे। तो आज हम PHP लैंग्वेज को शुरू करते हैं। तो वो यही कह रहा है कि इट इज़ अ पावरफुल टूल फॉर मेकिंग डायनेमिक एंड इंटरेक्टिव वेब पेजेस। तो वेबसाइट्स डेवलपमेंट के लिए ये काम आता है PHP लैंग्वेज, जो आपको आनी चाहिए। अब एक एग्जांपल, ऐसी एग्जांपल दिया है कि HTML कोड के अंदर, हाँ, ये इधर से इसने शुरू किया है। जब आप एक PHP कोड को शुरू करते हैं तो उसका एक टैग देना पड़ता है। टैग है लेसर साइन क्वेश्चन मार्क PHP, और एंड में आप क्वेश्चन मार्क ग्रेटर साइन डालेंगे। तो जैसे जावास्क्रिप्ट को हमने लिखना है तो स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखते हैं, स्क्रिप्ट स्मॉलर साइन स्क्रिप्ट ग्रेटर साइन, और एंड में हम स्मॉलर साइन स्लैश स्क्रिप्ट ग्रेटर साइन लिखते हैं। आप जावास्क्रिप्ट के वीडियोस को भी देख सकते हैं। वैसे ही PHP लिखने के लिए आपको ये लेसर साइन क्वेश्चन मार्क PHP डालना पड़ेगा, और एंड में क्वेश्चन मार्क ग्रेटर साइन डालना पड़ेगा, और उसके अंदर फिर आपको PHP का कोड लिखना पड़ेगा। जैसे जावास्क्रिप्ट में कई ऐसे स्टेटमेंट्स हैं, वैसे ही PHP के अंदर स्टेटमेंट्स हैं। अब ये एक एग्जांपल है इको। इको जो क्वेश्चन, जो कोटेशन में आपने जो भी लिखा उसके बाद उसको वो प्रिंट कर देता है आपके HTML पेज पे। तो इको एक स्टेटमेंट है PHP का। तो इसको हम एक एग्जांपल लेकर हम देख रहे हैं। तो ऐसे ही बड़े सारे एग्जांपल्स हैं जो हम इसको देख सकते हैं। आगे इंट्रोडक्शन में आते हैं। इंट्रोडक्शन में उसने कहा है कि व्हाट यू शुड ऑलरेडी नो। तो जैसे कि मैंने पहले कहा है कि आपको ये सारा पहले आना चाहिए, HTML आना चाहिए, CSS, जावास्क्रिप्ट आना चाहिए, फिर ही आप PHP को, आप ट्यूटोरियल को पढ़िए। तो मेरे बड़े सारे वीडियोस हैं, इसको आप रेफर कर सकते हो।
व्हाट इज पीएचपी? पीएचपी का क्या है? पीएचपी एक हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर लैंग्वेज है। तो ये है पीएचपी का जो एक्रोनिम है। और इट इज़ वाइडली यूज्ड ओपन सोर्स स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो ये एक ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब है कि ये किसी मतलब उसका कोड वगैरह आपके पास आ जाता है, आप कोड को चेंज कर सकते हो। ओपन सोर्स, कोई आपको लाइसेंस नहीं लेना पड़ता पीएचपी के लिए। तो पीएचपी डाउनलोड करने का भी हम नेक्स्ट वीडियो में हम कैसे इसको डाउनलोड करना है वो हम देखेंगे। पीएचपी स्क्रिप्ट्स आर एक्सिक्यूटेड ऑन सर्वर। तो वही जैसे मैंने कहा कि बैकएंड लैंग्वेज है, वो उसकी जितनी भी स्टेटमेंट्स है वो सर्वर के ऊपर रन होती है, आपके कंप्यूटर पे रन नहीं होती। PHP इज़ अ फ्री टू डाउनलोड एंड यूज़। तो PHP एक फ्री टूल है, उसका कोई लाइसेंस नहीं लेना पड़ता। जैसे डॉट नेट का लाइसेंस लेना पड़ता है या और कई ऐसे लैंग्वेजेस हैं उनका लाइसेंस, माइक्रोसॉफ्ट का लाइसेंस लेना पड़ता है, वैसे PHP एक फ्री टूल है। उसका कोई लाइसेंस नहीं लेना पड़ता, वो आप फ्रीली आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो इससे इसे ही कहते हैं ओपन सोर्स। तो आप उसके अंदर भी उसका कोड भी आपके पास आ जाएगा, उसके अंदर आप अपने कुछ भी चीज़ें आप उसको उसके अंदर डाल सकते हो। व्हाट इज़ पीएचपी फाइल? तो पीएचपी जैसे कि एचटीएमएल को हमने जब बनाया था तो उसकी एक्सटेंशन हमने एचटीएमएल डॉट एचटीएमएल दी थी या डॉट एचटीएम दी थी। ऐसे ही सीएसएस की एक्सटर्नल फाइल हमने बनाई थी तो डॉट सीएसएस दी थी। ऐसे ही जावास्क्रिप्ट की हमने बनाई थी तो डॉट जेएस फाइल दी थी। बिल्कुल ऐसे ही पीएचपी की फाइल जो बनाते हैं हम डॉट पीएचपी देते हैं एक्सटेंशन उसका। तो ये हमें बता रहा है कि पीएचपी फाइल कैसे है। व्हाट कैन पीएचपी डू? तो आप क्या है, आपको बता रहा है कि आपका पीएचपी जो लैंग्वेज है क्या क्या कर सकता है। पीएचपी इज कैन जनरेट डायनेमिक पेज कंटेंट। तो आपका जो पेज है, वेब पेज में एक स्टैटिक वर्ड्स आते हैं। जैसे आपने अबाउट अस लिखा, अपने बारे में लिखा, जैसे आपने कोई और कॉन्टैक्ट अस लिखा जो एड्रेस वगैरह है, वो तो आपके स्टैटिक होता है, मतलब आपका चेंजेस नहीं होते। पर कई ऐसी चीज़ें हैं जैसे आप चाहते हो कि वहाँ पे डायनामिक हो। जैसे आपकी कोई लिस्टिंग है, आपने क्या सेल किया, आपकी एक वेबसाइट है, जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट है, जैसे अमेजोन है या फ्लिपकार्ट है, उसमें बड़े सारे डायनेमिक कंटेंट्स आते हैं। जैसे कि आज जैसे फ्लिपकार्ट में बड़े सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, आप उनको खरीद सकते हैं, उनके रेट्स वगैरह हर रोज़ चेंज होते रहते हैं या उनकी फ़ोटोज़ चेंज होती रहती रहती हैं। तो ऐसे ही उनको कहते हैं डायनेमिक पेज कंटेंट। डायनेमिक होते हैं वो, स्टैटिक नहीं होते, वो हमेशा चेंज होते रहते हैं। तो वो चेंज जो करोगे, वो जो दिखाओगे, वो कैसे दिखाओगे? वो पीएचपी लैंग्वेज से दिखाओगे। तो वो आपको ये बता रहा है कि जनरेट डायनेमिक पेज कंटेंट। PHP can create, open, read, write, delete and close files on the server। तो PHP और क्या कर सकता है? आपकी एक फाइल क्रिएट कर सकता है, उसको ओपन करके उसको रीड कर सकता है, उसको उसके अंदर कुछ लिख सकता है, उसको डिलीट कर सकता है उस फाइल को, उसको क्लोज कर सकता है। तो ऐसे करके बड़ी सारी फाइल्स को, जैसे कोई भी एक्सटेंशन की फाइल हो, उसको आप क्रिएट कर सकते हो पीएचपी के थ्रू। उसके अंदर कुछ रीड कर सकते हो या राइट कर सकते हो, उसको डिलीट कर सकते हो। तो ये काम आप कर सकते हो पीएचपी से। पीएचपी कैन कलेक्ट फॉर्म डेटा। अब वेबसाइट के अंदर, जब आप वेबसाइट के अंदर, जैसे ही वही फ्लिपकार्ट की बात करें, तो फ्लिपकार्ट के जब आप चूज़ करते हैं कोई प्रोडक्ट को और आप ख़रीदना चाहते हैं उसको, तो आप कई ऐसी जगह पे हैं, आप अपना एड्रेस डालते हो, भाई मेरे को इस एड्रेस पे भेज दे। तो वहाँ पे वो एक फॉर्म आ जाता है। तो फॉर्म आ जाता है, उसके अंदर टेक्स्ट बॉक्सेस होते हैं, डेट वगैरह होती है या जो भी कंटेंट होता है उस फॉर्म के अंदर। तो वो आप जब उसको लिखते हो, यूज़र उसको लिखता है, तो वो उसको सेव बटन दबाता है। सेव बटन दबाने पे आपका डेटा जो है बैकएंड में स्टोर हो जाता है। तो वो कह रहा है कि पीएचपी ये काम कर सकता है आपके फॉर्म के अंदर, आपके वेबसाइट के अंदर जो अगर फॉर्म होगा, उसके अंदर कोई एक क्लाइंट अगर कुछ डेटा डालेगा, तो वो सेव का बटन दबाएगा, तो उस सेव के बटन से जावास्क्रिप्ट से जाएगा पीएचपी के अंदर, और पीएचपी के अंदर से जाएगा एसक्यूएल डेटाबेस के अंदर। तो वो ये काम कर सकता है। अब पीएचपी कैन सेंड एंड रिसीव कुकीज। तो कई ऐसे कुकीज होते हैं, कुकीज आपके लैपटॉप के अंदर स्टोर होता है कई डेटा। तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, कुकीज क्या होते हैं। तो वो यही कह रहा है कि सेंड एंड रिसीव कुकीज भी वो डेटाबेस से नहीं होती, वो आपके कंप्यूटर पे ही सेव हो जाते हैं एज अ डेटा। तो उससे वो पीएचपी क्या कर सकता है, उसको, उस डेटा को रीड राइट कर सकता है, सेंड भी कर सकता है, रिसीव भी कर सकता है।
PHP कैन ऐड डिलीट मॉडिफाइड डेटा इन योर डेटाबेस। तो है वही चीज़ जैसे ये हमने पढ़ा था, फॉर्म डेटा को वो रीड करेगा और वो सर्वर पे भेज देगा, और सर्वर के साथ और आपके डेटाबेस एसक्यूएल हो या माई एसक्यूएल हो या कोई डेटाबेस हो, उसके अंदर वो डेटा को ऐड कर सकता है, डिलीट कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। PHP कैन बी यूज टू कंट्रोल यूजर एक्सेस। अब PHP क्या कर सकता है, कई ऐसे यूजर्स होते हैं, जैसे आप देखो फ्लिपकार्ट जो बनता है, फ्लिपकार्ट एक वेबसाइट है जिसके अंदर बड़े सारे प्रोडक्ट्स हैं। अब प्रोडक्ट्स कहाँ से आते हैं, पीछे से कोई एंट्री करता है उनको, तो उनकी एंट्रीज जो करता है वो कोई और यूज़र करता है, और जो हम क्लाइंट देखते हैं उस वेबसाइट के अंदर हम देखते हैं, चूज़ करते हैं कुछ चीज़ें, और उसके अंदर हम कमेंट्स डाल सकते हैं या अपना एड्रेस डाल सकते हैं कि भाई ये मेरे को प्रोडक्ट चाहिए। तो वो उसका वो जो यूज़र है, यूज़र यूज़र का मतलब है इस एक वेबसाइट को जो यूज़ करता है। तो बड़े सारे तरीके होते हैं, मतलब अब फ्रंट एंड में जो उसको सिलेक्ट कर रहा है उसके प्रोडक्ट को, वो एक अलग यूज़र है। वो बैक एंड में उसको जो डाल रहा है, प्रोडक्ट्स को डाल रहा है, वो एक अलग यूज़र है। तो उसके राइट्स, उस वो जो डालना चाहता है वो डालेगा, उसके अलग राइट्स होंगे, मतलब राइट्स परमिशंस होंगी कि वो ऐसे डाल सके, उसको कई चीज़ें और दिखेंगी जो फ्रंट एंड वाले को नहीं दिखेगी। तो ऐसे करके यूज़र एक्सेस का ये मतलब है कि हर एक यूज़र को हम एक्सेस राइट्स दे सकते हैं, परमिशंस दे सकते हैं, भाई तू ये काम कर या ये काम नहीं कर। तो पीएचपी ये ऐसे हमें करवा सकते हैं, हम पीएचपी के थ्रू ये यूज़र एक्सेस को देख सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। आगे है पीएचपी कैन इनक्रिप्ट डेटा। तो आप देखो कई ऐसे सेंसिटिव डेटाज हैं, जैसे कि क्रेडिट कार्ड का नंबर हो गया, पिन हो गया, या कोई ऐसे इनक्रिप्ट मतलब पासवर्ड हो गए, तो वो हम एनक्रिप्ट कर सकते हैं पीएचपी के थ्रू। मतलब एनक्रिप्ट का मतलब होता है हम उसको बदल कर कोई एक कोडिंग लैंग्वेज में डाल सकते हैं, जैसे एबीसी हो गया। अब उसको खोल के हमने देखना कई ऐसे बिट लैंग्वेजेस होते हैं, बिट कोड्स होते हैं, तो हम उनको यूज़ करके हम एनक्रिप्ट कर सकते हैं डेटा को, जो सेंसिटिव डेटा है। तो पीएचपी आपको ये सारे काम कर सकते हैं पीएचपी के थ्रू। विथ PHP यू आर नॉट लिमिटेड टू आउटपुट HTML। तो हम कुछ भी हम HTML के अंदर लिख सकते हैं, आप लिमिटेड नहीं हो। यू कैन आउटपुट इमेजेस और PDF फाइल्स। तो आप इमेजेस भी उसको दिखा सकते हो या PDF फाइल्स भी दिखा सकते हो PHP के यूज़ के थ्रू। यू कैन ऑल्सो आउटपुट एनी टेक्स्ट सच एज HTML, XHTML, XML। तो आगे जाके हम पढ़ेंगे XML क्या होता है, तो वो XML को भी उसको पढ़ सकता है। तो ऐसे करके PHP बड़े सारे काम कर सकता है। वाई PHP, अब वो कह रहा है कि क्यों PHP हम यूज़ क्यों करें। तो वो कह रहा है कि PHP बड़े सारे प्लेटफॉर्म्स में काम करता है, आपके विंडोज़ पे भी काम कर सकता है, लिनक्स, यूनिक्स, मैक मशीन में भी ये सारे प्लेटफॉर्म्स में काम कर सकता है। PHP इज़ compatible with almost all servers used today। तो सर्वर जो होते हैं, सर्वर के ऊपर भी कई ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, अपाचे, IIS, तो वो उनके जो सर्वर्स के जो टूल्स होते हैं उसके ऊपर भी ये कंपैटिबल है, तो बड़े वाइडली यूज होता है PHP। PHP सपोर्ट्स अ वाइड रेंज ऑफ डेटाबेसेस। तो PHP डेटाबेसेस, बड़े सारे डेटाबेसेस को सपोर्ट करता है, मतलब माई एसक्यूएल हो गया, MS SQL हो गया, ओरेकल हो गया, ये सबको ये PHP पहचानता है और इनके साथ वो इंटरेक्ट कर सकता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि PHP इज़ फ्री, डाउनलोड इट फ्रॉम द ऑफिशियल PHP सोर्स। तो PH वो कह रहे हैं कि इससे डाउनलोड करो, php.net एक ऑफिशियल वेबसाइट है PHP की, उधर से डाउनलोड करो, और वो एक फ्री टूल है। कई ऐसे लैंग्वेजेस हैं जो लाइसेंस लेना पड़ता है उनसे, वो खरीदना पड़ता है, जैसे .NET हो गया, पर ये जो PHP है वो फ्री है। PHP is easy to learn and runs efficiently on the server side। तो वो कह रहा है कि एक easy to learn है, बहुत आसान एक लैंग्वेज है, और आपको बड़ी अच्छी तरीके से आ जाएगी, जल्दी से जल्दी आ जाएगी, और वो एक अच्छा रन एफिशिएंटली ऑन द सर्वर साइड, मतलब वो अच्छी तरीके से रन करती है सर्वर साइड पे, स्लो नहीं है, बड़ी अच्छे तरीके से आपको आप उसे यूज़ कर सकते हो, और वो फास्ट है।
अब कह रहा है व्हाट्स पीएचपी इन पीएचपी 7, तो वो अब लेटेस्ट वर्जन जो आया है पीएचपी का वो 7 है। पहले उससे पहले 5.6 था। तो वो कह रहा है कि पीएचपी 7 को डाउनलोड करना। उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो पीएचपी 5.6 में नहीं थी, वो ये कह रहा है इम्प्रूव्ड एरर हैंडलिंग। तो एरर हैंडलिंग को वो इम्प्रूव, पहले भी था पीएचपी 5.6 में था एरर हैंडलिंग, बट वो उनको इम्प्रूव किया, मतलब कुछ उसमें बग्स वगैरह थे उसको रिमूव करके उन्होंने अच्छे तरीके से बनाया। अब कई ऐसी चीज़ें हैं जैसे टाइप डिक्लेरेशंस हैं, उसको उसने स्ट्रिक्ट कर दिया। वो हम आगे बाद में देखेंगे भाई क्या होता है टाइप डिक्लेरेशन। सपोर्ट्स न्यू ऑपरेटर्स, जैसे कि ये उसने कई और चीज़ें इंट्रोड्यूस की हैं। स्पेसशिप ऑपरेटर, ये एक ऑपरेटर है जो आप आगे जाके पढ़ेंगे। तो ये है इंट्रोडक्शन थोड़ी बहुत। अब इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा कि कैसे होता है इंस्टॉलेशन, हम उसको देखेंगे। अब थोड़ा बहुत सिंटैक्स वगैरह के बारे में बता रहा है, पीएचपी सिंटैक्स कैसे है। तो पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि अगर आपने पीएचपी का कोड डालना है तो आपको ये पहले शुरू में ये डालना पड़ेगा लेसर साइन क्वेश्चन मार्क पीएचपी, और एंड में आपको ये एंड करना पड़ेगा क्वेश्चन मार्क ग्रेटर साइन। और इन दोनों के बीच में आपको पीएचपी का कोड लिखना पड़ेगा, पीएचपी के स्टेटमेंट्स लिखने पड़ेंगे। जैसे हमने जावास्क्रिप्ट के स्टेटमेंट्स लिखे, इफ, फॉर, वाइल, ऐसे करके जो स्टेटमेंट्स हैं, वैसे आपको पीएचपी के अंदर इस टैग्स के अंदर भी लिखने पड़ेंगे। अब उसकी फाइल की एक्सटेंशन क्या है, डॉट पीएचपी, जैसे एचटीएमएल की है डॉट एचटीएमएल, वैसे ही डॉट पीएचपी इस फाइल की एक्सटेंशन है। अब देखिए ये एक फाइल है, एचटीएमएल के अंदर हमने पीएचपी का कोड लिखा। अब एक एग्जांपल दे रहा है, देखो डॉक टाइप ऊपर से तो एचटीएमएल का कोड है, बीच में हमने पीएचपी का कोड लिखा। पीएचपी में एक आता है स्टेटमेंट इको। इको का मतलब है प्रिंट कर दे, मतलब जो आपको जब आप मतलब पेज के ऊपर लिख दे, आप पेज के ऊपर क्या लिख दे, जो आगे हमने लिखा है क्वेश्चन मार्क में हेलो वर्ल्ड, तो वो हेलो वर्ल्ड को लिख देगा जहाँ पे उसको H1 टैग के बाद हेलो वर्ल्ड लिख देगा। तो ऐसे करके हम ट्राई इट योरसेल्फ करते हैं। तो देखिए पहले उसने माई फर्स्ट पीएचपी पेज लिखा, एक एक लाइन को वो पढ़ता है, पहले इसको पढ़ता है, फिर ये एचटीएमएल एक एक लाइन को पढ़ रहा है, तो ये आ गई H1 टैग, तो H1 टैग को वो पढ़ लिया उसने। फिर उसको बाद उसको पीएचपी का कोड मिलता है, तो पीएचपी के कोड के अंदर इको लिखा हुआ है, इको हेलो वर्ल्ड। तो इको का मतलब है वो प्रिंट कर। तो ऐसे करके आउटपुट में हेलो वर्ल्ड आ जाता है, जो जो भी मैं इधर लिखूंगा वो आ जाएगा इधर। तो इसका ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था भाई कैसे करना है। अब आता है पीएचपी केस सेंसिटिविटी। तो केस सेंसिटिविटी कैसे होती है, इसकी कोई केस सेंसिटिविटी नहीं होती। मतलब आप छोटा बड़ा कैप्स में या स्मॉल में लिख सकते हैं। तो इन दिस एग्जांपल ऑल थ्री इको स्टेटमेंट्स बिलो आर इक्वल एंड लीगल। तो पीएचपी के कीवर्ड्स में जैसे कीवर्ड्स हैं, पीएचपी के स्टेटमेंट्स हैं, इफ है, एल्स है, वाइल है, इको है, बड़े सारे और हैं। तो उनको आप कैप्स में भी लिख सकते हो या उनको आप स्मॉल में भी लिख सकते हो। ये एग्जांपल अगर दिया उसने, देखो आप पहले स्टेटमेंट उसने कैप्स में डाला, इको कैप्स में डाला, ये भी लीगल है, मतलब ये भी चल जाएगा। ई को ऐसे स्मॉल में लिखा है वो भी चल जाएगा, या उसने ई कैप्स में लिखा है, सी स्मॉल में लिखा है और एच कैप्स में लिखा है, ये भी चल जाएगा। तो तीनों स्टेटमेंट्स आपके चल जाएंगे। आप इसको ट्राई इट योरसेल्फ कर सकते हैं। तो देखो 3 बारी हेलो वर्ल्ड लिखा है, तीनों स्टेटमेंट्स में वो लीगल है। तो वो केस सेंसिटिव नहीं है, मतलब ये तीनों लीगल हैं और वो उसको इक्वल समझता है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे उसने लुक एट द एग्जांपल बिलो, ओनली द फर्स्ट स्टेटमेंट विल डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ कलर वेरिएबल, दिस इज बिकॉज कलर आर ट्रीटेड एज थ्री डिफरेंट वेरिएबल्स। देखिए जो हमने केस सेंसिटिविटी की बात की, वो फंक्शंस क्लासेस जो हैं, कीवर्ड्स जो हैं, वो नॉन केस सेंसिटिव है। जो इफ है, एल्स है, वाइल है, इको है, क्लासेस के नाम है, फंक्शंस के नाम है, यूजर डिफाइंड फंक्शंस, ये आपके नॉन केस सेंसिटिव है, मतलब आप छोटा बड़ा लिख सकते हो। बट जब आप एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो, यहाँ पे वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए ना डॉलर का साइन यूज करना पड़ता है, डॉलर कलर। तो ये डॉलर मतलब ये कलर एक वेरिएबल है, जैसे हमने जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल पढ़ा था,
पीएचपी में वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए आपको डॉलर यूज करना पड़ता है, डॉलर कलर, डॉलर। अब देखो डॉलर कलर को जब वेरिएबल डिफाइन किया तो छोटा केस सेंसिटिव उसमें है, पीएचपी उसको केस सेंसिटिव मानता है। कहने का मतलब है कि ये डॉलर कलर, ये जो स्मॉल कैरेक्टर, स्मॉल में लिखा हुआ है और ये बिग में लिखा हुआ है, बिग कैरेक्टर्स कैप्स में लिखा हुआ है, या ये कुछ स्मॉल में लिखे हुए हैं कुछ बिग में लिखे हुए हैं, इनको 3 डिफरेंट वेरिएबल्स मानता है। मतलब ये केस सेंसिटिव इसमें है, इसको लीगल मानता है, मतलब वेरिएबल्स के नाम को अलग मानता है। जैसे इधर देखो, अभी उसने इधर ये डॉलर कलर ऊपर लिखा और उसको उसने रेड कलर, रेड डाल दिया उसकी वैल्यू, पर जब वो इसको इसको प्रिंट करेगा तो इसको ठीक लिखेगा इको को, बट इसको नहीं लिखेगा, इसको भी नहीं लिखा। अब ट्राई इट योरसेल्फ कर लेते हैं। तो देखिए, अब उसने सिर्फ ये जो डॉलर कलर है रेड, उसने यहाँ पे माई कार इज रेड को लिख दिया, बट इसमें इको माई हाउस इज, फिर देखो अभी पीएचपी के अंदर डॉट जो लिखते हो, डॉट का मतलब है प्लस साइन। जावास्क्रिप्ट के अंदर प्लस करते हैं ना, जैसे 2-3 स्ट्रिंग्स को आपस में कॉन्कैटिनेट करने के लिए आपको प्लस साइन यूज करना पड़ता है जावास्क्रिप्ट में, यहाँ पे पीएचपी में डॉट यूज करना पड़ता है। तो इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस है पीएचपी के कोड में। तो डॉट, अब डॉट उसने मिक्स किया, क्या मिक्स किया, कलर को। अब डॉलर कलर उसने कैप्स में लिखा और फिर डॉट किया, डॉट का मतलब प्लस साइन, और फिर उसके बाद ये कोटेशन में बी आर डाल दिया, बी आर का मतलब है ब्रेक लाइन। तो नेक्स्ट लाइन पर वो जब आउटपुट आ रहा है तो देखो माई हाउस इज, इसके बाद उसने कुछ नहीं लिखा। अगर मैं इधर स्मॉल में लिख देता हूँ कलर, ऐसे करके स्मॉल में लिखता हूँ, दोबारा रन करता हूँ, तो वो आपके देखो माई हाउस इज रेड आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि ये केस सेंसिटिव है, कलर छोटा लिखा हुआ था, ये वेरिएबल को छोटा डिक्लेयर किया है, स्मॉल लेटर्स में डिक्लेयर किया है, तो इसके लिए वो आ गया। अब मैं एक और वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ कलर, कलर इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख देता हूँ वाइट, वाइट सेमीकोलन। तो जैसे जावास्क्रिप्ट में एंड स्टेटमेंट में सेमीकोलन लिखते हैं, वैसे ही पीएचपी में सेमीकोलन लिखना जरूरी है एंड स्टेटमेंट में। तो देखो अब 2 वेरिएबल्स मैंने डिक्लेयर किए, एक कलर स्मॉल स्मॉल लेटर्स में डिक्लेयर किया, एक बिग लेटर्स में डिक्लेयर किया। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको बिग में लिख देता हूँ, कलर को COLOR। अब देखो रन करता हूँ तो वो क्या करता है, अभी रेड को माई कलर इज रेड लिख देगा ऊपर में, और माई हाउस इज वाइट लिख देगा। ये तो देखो वाइट लिखा है क्योंकि हमने ये वेरिएबल डिक्लेयर किया, ये कैप्स में डिक्लेयर किया हमने। तो ये वो बता रहा है कि वो यहाँ पे तो जो कीवर्ड्स हैं, क्लासेस के नाम है, फंक्शंस के नाम है, यूजर डिफाइंड फंक्शन, ये केस सेंसिटिव नहीं है, इनको छोटा बड़ा लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट आपने अगर वेरिएबल को डिक्लेयर किया है तो वो आपने ध्यान से उसको लिखना है कि भाई जहाँ पे यूज कर रहे हो वो उसको केस सेंसिटिव पे यूज करो। जैसे आपने वेरिएबल को डिक्लेयर किया वैसे ही आप उसको यूज करो। आपने छोटा मतलब स्मॉल लेटर्स में आपने डिक्लेयर किया इधर, तो आप नीचे भी स्मॉल लेटर्स में ही आप उसको यूज करोगे। तो ये पीएचपी के बारे में थोड़ा बहुत वेरिएबल्स के बारे में बता रहा था। अब आगे बढ़ते हैं कमेंट्स। कमेंट्स जैसे कि जावास्क्रिप्ट में थे, सीएसएस में भी थे, एचटीएमएल में भी थे, वैसे ही पीएचपी के अंदर कमेंट्स हैं। तो 2 यूज़ होते हैं, एक तो आप ऊपर अपने कोड के ऊपर डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो, भाई ये कोड जो है मैं किसके लिए बनाया था। तो आपको ये देखो 3 तरह के आप कमेंट्स की तरह लिख सकते हो। आप स्लैश स्लैश लिख कर आप आगे कमेंट्स लिख सकते हो, स्लैश स्लैश भी लिख सकते हो, आप हैश करके भी लिख सकते हो, हैश के बाद आपने जो भी लिखा वो एक कमेंट हो जाएगा, मतलब उसको रीड नहीं करेगा, मतलब पीएचपी कोड उसको चलाएगा नहीं, उसको सिर्फ आपके यूज़ के लिए, आप अपने यूज़ के लिए उसको लिख सकते हो। या आप कोई एक कोड है उसको डिसेबल करना है तो आप कमेंट्स को आप यूज़ कर सकते हो डिसेबल करने के लिए कोड को। तो स्लैश स्टार स्टार स्लैश ये भी आप यूज़ कर सकते हो। 3 तरह से आप एक कमेंट्स को डाल सकते हो, या तो आप 2 स्लैश डालो उसके बाद आप कमेंट लिखो, या हैश करके लिख सकते हो, या ये स्लैश स्टार स्टार स्लैश करके लिख सकते हो। ठीक है जी। आप सिंगल लाइंस भी स्लैश स्लैश करके लिख सकते हो, हैश करके लिख सकते हो, या आपने यहाँ पे भी आप उसके स्टेटमेंट के सामने भी आपने अगर कमेंट डालना है तो आप कमेंट लिख सकते हो ऐसे करके।
कमेंट्स टू इग्नोर कोड, वी कैन यूज कमेंट्स टू प्रिवेंट कोड। तो वैसे कि जैसे हमने डिसेबल करना है कुछ कोड को, आपने कोई कोड लिखा हुआ है लंबा सा, बड़े सारे स्टेटमेंट्स हैं, उनके बीच में आपने कुछ स्टेटमेंट्स को डिलीट नहीं करना, आपने कमेंट करना है। देखो दो तरीके के हो सकते हैं, आप अपने कोड को डिलीट कर सकते हो, कुछ नया कोड डाल सकते हो। बट नॉर्मली प्रोग्रामर्स क्या करते हैं, अपने पुराने कोड रखते हैं कि भाई नया कोड हमने जब उसको अच्छी तरीके से टेस्ट कर लिया फिर ही हम अपने पुराने कोड को डिसेबल करेंगे। तो वो डिसेबल करने के लिए आप इसको एज अ कमेंट डाल सकते हो, मतलब उनके पीछे स्टेटमेंट्स के पीछे आपने दो स्लैश डाल दिए, या आपने कुछ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को करना है तो स्लैश स्टार करके एंड में स्टार स्लैश कर दोगे, तो उनको वो कमेंट कर देगा, उनको वो चलाएगा नहीं। तो ऐसे करके हम कमेंट्स को यूज कर सकते हैं। मल्टीपल कमेंट्स का भी यही है कि वही जो अभी बताया, स्लैश स्टार और स्लैश स्टार, ऐसे करके हम इसको यूज कर सकते हैं। अब थोड़ा बहुत हम वेरिएबल्स को देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे, बट थोड़ा बहुत आपको पीएचपी के वेरिएबल्स के बारे में बता दूं। तो वेरिएबल्स आपको डिक्लेयर करने के लिए डॉलर साइन यूज करना चाहिए पीएचपी के कोड में। ऐसे x इक्वल्स टू 5 नहीं लिख सकते, x इक्वल्स टू 5 कोई मीनिंग नहीं है, आपको डॉलर डालना पड़ेगा, डॉलर शुरू में डालना पड़ेगा, तभी वो पीएचपी इसको पढ़ेगा कि ये एक वेरिएबल है। तो $y $z x ऐसे करके, या एबीसी कुछ भी आप अपना नाम डाल सकते हो, जैसे पिछले पिछले एक्सरसाइज में हमने कलर को देखा था, डॉलर कलर। तो ऐसे करके कोई भी नाम आप आगे से डाल सकते हो। तो और ये भी वैसे ही है, न्यूमरिक इंटीजर भी डाल सकते हो या स्ट्रिंग भी डाल सकते हो। तो इंटीजर डालने में आपको कोटेशन नहीं डालना पड़ेगा, बट अगर स्ट्रिंग कुछ डाला, जॉन ऐसे लिखा है, तो इसको कोटेशन में क्लोज करके डालना पड़ेगा। जावास्क्रिप्ट में भी ऐसे ही है, पीएचपी में भी ऐसे ही है। तो ये हमारा है, कैसे हम डिक्लेयर करते हैं, डॉलर साइन से डिक्लेयर करते हैं या आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कई ऐसे, जैसे कि हमने जावास्क्रिप्ट में भी कहा था कि वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए हमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। अ वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद लेटर और एन अंडरस्कोर, जैसे कि जावास्क्रिप्ट में था वैसे ही इधर भी हम नंबर यूज नहीं कर सकते शुरू में। शुरू में स्टार्टिंग करने में आपको एबीसी डालना पड़ेगा या आपको अंडरस्कोर डालना पड़ेगा, आप नंबर से शुरू नहीं कर सकते एक वेरिएबल को। अ वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद नंबर, तो वो ये है कि इधर हमने नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। अ वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फा न्यूमरिक कैरेक्टर्स एंड अंडरस्कोर। तो वेरिएबल नेम आप सिर्फ आप ए बी सी टू जेड यूज कर सकते हो, 0 to 9 यूज कर सकते हो, या अंडरस्कोर यूज कर सकते हो, आप कोई और स्पेशल कैरेक्टर्स यूज नहीं कर सकते। वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव, जैसे हमने पहले पढ़ा था, तो केस सेंसिटिव है। तो देखिए एज जो स्मॉल में लिखा हुआ है और एज जो कैप्स में लिखा हुआ है, वो दोनों डिफरेंट हैं। तो ऐसे करके ये कई ऐसे रिस्ट्रिक्शंस हैं। आउटपुट वेरिएबल इको स्टेटमेंट से आप आउटपुट कर सकते हो इसको। तो आउटपुट ये इको स्टेटमेंट है जिससे आप एक वेरिएबल को पहचान सकते हो। अब जैसे देखो, ऊपर हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया $txt इक्वल्स टू, उसमें ये वैल्यू आ गई w3schools.com आ गए, इसमें ये वेरिएबल। अब आपने इसको प्रिंट आउट करना है तो आप इको स्टेटमेंट लिखोगे, इको आई लव। अब इसके बजाय उसको रिप्लेस कर देगा, $txt के बजाय लिख देगा w3schools.com। तो ऐसे करके वेरिएबल को आप यूज कर सकते हो किसी एक अलग स्टेटमेंट के अंदर, वो उसको नहीं दिखाएगा, उसके अंदर जो वैल्यू है उसको दिखा देगा। तो ऐसे करके हम इसको यूज कर सकते हैं। ओके दोस्तों, आज के लिए बहुत है, हम आगे पढ़ेंगे इसको। नेक्स्ट वीडियो को आप देखिए। अगर तो आप मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, और कुछ अगर आपको फीडबैक देना है या कोई क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, और मैं पूरा कोशिश करूंगा इसको आंसर देने के लिए। थैंक यू।